Today we are going to discuss about subtraction of vectors. लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि किसी दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, जिसमें हमने दो तरीके का रूल सीखा था, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन. एंड वी आल्सो गॉट टू नो अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर. जो रिजल्टेंट वेक्टर हम फाइंड करते हैं इन दोनों रूल से, ट्राइंगल रूल और पैरेललोग्राम रूल से, उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है या उसका डायरेक्शन क्या होता है, ये सब हमने लास्ट क्लास में सीखा था. अब दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? इट्स वेरी सिंपल. ये स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा चीज हमें डिस्कस करना होगा, दैट इज अबाउट मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर. किसी भी नंबर से हम एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. कैसे करेंगे पहले ये सीख लेते हैं. कोई भी हमारे पास वेक्टर है, मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर A हैविंग मैग्नीट्यूड A. कोई भी एक वेक्टर है जिसका कि मैग्नीट्यूड क्या है? A. ध्यान रखना बच्चों, थ्रू आउट फिजिक्स अभी से स्टार्ट करके हम जहां पे भी किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने वाले हैं तो ये हम सिंबल यूज करेंगे. ये सिंबल दे दिया हमने इस वेक्टर के अगल बगल में, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर. तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? A. हमने ये ले लिया. अब इस वेक्टर में हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4, कुछ भी. मतलब पॉजिटिव इंटीजर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस वेक्टर में या नेगेटिव इंटीजर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. चलो फॉर एन एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमने 1 से मल्टीप्लाई किया इस वेक्टर को. ये जो हमारा वेक्टर A है इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया. कितना आएगा ये? ऑब्वियसली वेक्टर A आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये तो वेक्टर A ही रहेगा. मान लो इस वेक्टर A को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, तो -1 से मल्टीप्लाई करने पे हम इसे क्या लिखेंगे? -a वेक्टर. या फिर मान लो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या लिखेंगे? 2a वेक्टर. या 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3a वेक्टर. 4 से मल्टीप्लाई किया 4a वेक्टर. -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2a वेक्टर, -3a वेक्टर, -4a वेक्टर. अब हमें इसमें समझना ये है कि ये जो दो वेक्टर्स हैं, हम कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, इसका किसी का भी. अब समझो, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड भी लिखें, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? 2a, क्योंकि ये वेक्टर A का मैग्नीट्यूड हमने क्या लिया है? A. कुछ भी हो सकता है, हमने यहाँ पे सपोज किया कि वेक्टर A का मैग्नीट्यूड क्या है? A. तो 2 तो कांस्टेंट है, नंबर है, तो 2 एज इट इज रह गया. और ये वेक्टर A का मैग्नीट्यूड क्या था? A. वैसे ही अगर 3a का हम मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो क्या होगा? 3a. 4a का मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो क्या होगा? 4a. -2a वेक्टर का हम अगर फाइंड करें मैग्नीट्यूड, तब भी क्या होगा? ये तुम्हें पता है ये साइन किसका होता है? ये मोड होता है. मतलब इससे बाहर जब आएंगे तो हमें बस मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये माइनस साइन वगैरह हट जाएगा. माइनस साइन हट गया तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या आया? 2a. यहां मोड लगा दिया, इसका भी वैल्यू क्या आएगा? 3a, क्योंकि वेक्टर A का मैग्नीट्यूड तो A है और ये 3 एज इट इज कांस्टेंट था. माइनस साइन हट गया बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ओनली. यहां पे हमें माइनस से मतलब डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं रहा. तो हम क्या देख रहे हैं यहां पे? ये हम वेक्टर A, चलो एग्जांपल लेते हैं इसका. वेक्टर A का भी मैग्नीट्यूड क्या रहा? A. 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? वेक्टर A. तो वेक्टर A का भी मैग्नीट्यूड क्या रह गया हमारे पास? A. और माइनस वेक्टर A का भी मैग्नीट्यूड क्या रह गया? A. मतलब वेक्टर A हो या माइनस वेक्टर A हो, ये समझ में आ रहा होगा तुम्हें. वेक्टर A एंड माइनस वेक्टर A हैव सेम मैग्नीट्यूड. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. कितना है मैग्नीट्यूड? दोनों का मैग्नीट्यूड a. बट दोनों में डिफरेंस क्या है? ये माइनस साइन लग गया, मतलब वेक्टर A का जिधर डायरेक्शन है ये माइनस वेक्टर A का डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा. चलो ये ड्रॉ करके देख लेते हैं. मान लो ये हमारा वेक्टर A है, तो माइनस वेक्टर A का क्या मतलब? कि जिस डायरेक्शन में वेक्टर A है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में माइनस वेक्टर A होगा. आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू यू. वेक्टर A जिस डायरेक्शन में है, माइनस वेक्टर A उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम. दैट्स इट. तो ये हमने सीख लिया. एक इसमें हम हर जगह हम यूज करने वाले टर्म यूनिट वेक्टर. एज द टर्म साउंड्स, यूनिट का मतलब 1,
तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होना चाहिए, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। देखते हैं, आई थिंक ये सब क्लियर होगा तुम्हें, ये हटा दे रहा हूं। इसमें बस एक ही चीज हमें सीखना था कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है इन दोनों वेक्टर का, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन दोनों का अपोजिट। अब यूनिट वेक्टर के बारे में सीख लेते हैं, फिर हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पे, और आगे चल के हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन या रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या, कि किसी एक वेक्टर का कितना कंपोनेंट हो सकता है, उन सारे कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दें। खैर ये नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या, कोई भी वेक्टर हम ले सकते हैं। मान लो हमारे पास एक वेक्टर है a, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, हैविंग मैग्नीट्यूड a। एक वेक्टर लिया, वेक्टर a लिया जिसका मैग्नीट्यूड कितना है a। अब ये यूनिट वेक्टर पे आते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या, मान लो हमने एक एंड सपोज u, वेक्टर u is a unit vector in the direction of वेक्टर a। अब समझना, ये इसे हम यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब, मैं यहां लिख देता हूं। यूनिट वेक्टर बोलने का क्या मतलब कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। ये ध्यान रखना बच्चों, हर जगह हम ये सिंबल जहां पे भी दे रहे हैं, इसका मतलब वी आर इंटरेस्टिंग इन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो इस यूनिट वेक्टर का, इस वेक्टर u का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, यूनिट वेक्टर। जहां पे भी आगे चल के अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं रेजोल्यूशन वाले पार्ट में, वहां तुम्हें ये बार बार दिखेगा i j k। तो ये i कैप j कैप, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली इसके ऊपर ये सिंबल भी दे सकते हैं, इसे हम कैप बोलते हैं, i कैप j कैप या फिर k कैप। ये सब हम आगे चल के देखेंगे, अभी बस हिंट ले रहे हैं। तो ये सारा यूनिट वेक्टर्स हमारा आगे आने वाला है। अब किस कंडीशन में i लेंगे, कब j लेंगे, कब k लेंगे, ये सब भी सीखेंगे। अभी कुछ मैंने बताया नहीं इसके बारे में। यूनिट वेक्टर का मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा। यूनिट वेक्टर मतलब जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, और ये जो u वेक्टर हमने लिया है, ये यूनिट वेक्टर है, ये किसके डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। अब हम इस वेक्टर a को ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना है, a, और इसके साथ हमने रखा क्या है, यूनिट वेक्टर u। तो यूनिट वेक्टर u का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। तो ये 1, इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 हम a में मल्टीप्लाई भी कर दें, तब भी इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, a into 1 दैट इज a। तो ये a का हमने मैग्नीट्यूड, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड रख लिया a, और इसके डायरेक्शन को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए क्या ले लिया, यूनिट वेक्टर u दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ a। ये रहा वेक्टर a। इसको और हमने कैसे लिखा, कैसे लिख सकते हैं वेक्टर a को, a और यूनिट वेक्टर u, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर u का भी डायरेक्शन क्या है, ये वेक्टर a के ही डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन दिखा दिया यूनिट वेक्टर u से, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 into a ही रह गया, दैट्स इट। तो ये हमारा एक तरीका हो सकता है लिखने का, जो हम आगे चल के यूज करने वाले हैं इसे। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं आसान सा। मान लो हमारे पास गिवन है एक वेक्टर है v। इस वेक्टर v को हम क्या लिख सकते हैं, v से हम जनरली वेलोसिटी को डिनोट करते हैं। तो वेक्टर v को हम कैसे लिख सकते हैं, v, और मान लो यूनिट वेक्टर हमने लिया है u। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वेक्टर v का मैग्नीट्यूड क्या है, v, और डायरेक्शन के लिए हमने क्या ले लिया, यूनिट वेक्टर u, जो किसके डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ v, दैट्स इट। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज अबाउट द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। समझते हैं क्या हो, जिसको भी नोट करना हो वो पॉज करके नोट कर सकता है। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पे। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे सर, समझते हैं। एडिशन हमें पता है, एडिशन के लिए हम क्या करते थे, मान लो ये हमने एक वेक्टर a लिया और ये एक वेक्टर b लिया, तो पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से हमें क्या पता है कि ये हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करते थे। ये सब डेरिवेशन हमने लास्ट वीडियो में कर लिया, लास्ट लेक्चर में कर लिया। तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करते थे, तो ये जो डायगोनल हमें मिलता था, ये डायगोनल, दिस डायगोनल रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स। वेक्टर a और वेक्टर b का जो रिजल्टेंट है वो क्या होता था, रिजल्टेंट मतलब नेट, मतलब सम। तो इन दोनों वेक्टर्स का सम क्या आता था, ये डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम।
तो ये पार्ट मैं भी हटा देता हूं, ये सब हमने किया हुआ है। तो ये जो हमने ड्रॉ किया ये रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, इन दोनों का समेशन मतलब a प्लस बी। अब हमसे बोला जा रहा है सब्ट्रैक्शन करना है, मान लो हमें फाइंड करना है वेक्टर a माइनस वेक्टर b, मतलब दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करना है। जरा सोचो तो, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस रह जाएगा, मतलब इट विल बी द सेम। तो हमने इन दोनों को वेक्टर a माइनस वेक्टर b को क्या लिख लिया, वेक्टर a प्लस ब्रैकेट में माइनस वेक्टर b। मतलब अभी अभी हमने डिस्कस किया कि वेक्टर b एंड माइनस वेक्टर b में क्या डिफरेंस रहेगा, इसका भी मैग्नीट्यूड b, इसका भी मैग्नीट्यूड b, बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। तो अगर वेक्टर b इधर है तो माइनस वेक्टर b किधर होगा, इधर होगा ऑब्वियसली। चलो ये हो गया हमारा माइनस वेक्टर b, बिल्कुल आसान है बच्चों। ये वेक्टर b था इधर और वेक्टर a था, तो ये क्या आ गया, रिजल्टेंट क्या आ गया, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब हमें फाइंड क्या करना है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, मतलब इसे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर a प्लस ब्रैकेट में माइनस वेक्टर b। तो अब हमारे पास ये वेक्टर, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये कौन सा वेक्टर हो गया, माइनस वेक्टर b। थोड़ा सीधा बना लेते हैं इसे, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर हो गया वो कौन सा हो गया, माइनस वेक्टर बी। अब तुम्हें दिख रहा है क्लियरली कि इधर से भी अगर हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लें, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया तो ये भी क्या होगा, माइनस वेक्टर बी, और ये क्या होगा, वेक्टर ए। तो ये जो डायगोनल हम बनाएंगे इस वाले पैरेललोग्राम के लिए, जो डायगोनल बनाएंगे वो क्या होगा, रिजल्टेंट किसका किसका, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। एक स्टेप मैं एक्स्ट्रा लिख दे रहा हूं यहां पे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। वेक्टर ए अभी भी वही कर रहे हैं, एडिशन वाला ही हम यहां पे पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन ही ले रहे हैं। तो पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता था, ये वेक्टर ए और ये माइनस वेक्टर बी है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, ये डायगोनल, ये डायगोनल रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों के रिजल्टेंट को, मतलब वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर, प्लस का साइन दे दिया, और दूसरा वेक्टर क्या है, माइनस वेक्टर बी। मतलब इसकी जगह हम और क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली यहां लिख देता हूं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। लो आ गया हमारा ये। तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कैसे हो सकता है। ये बिल्कुल जो पहले हमने सीखा था एडिशन वाला, उसी से हम चल रहे हैं, उसी से हमने काम किया है, सिर्फ फर्क क्या पड़ा, ये ऐड करके और माइनस बी वेक्टर ले लिया, तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। इट्स वेरी सिंपल। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, वही तरीका होगा, सब कुछ वही होगा। देखते हैं, इससे रिलेटेड एक आसान सा एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है कि दो वेक्टर्स हैं, मान लेते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मान लेते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैविंग मैग्नीट्यूड टू यूनिट्स, एंड दोनों के बीच का एंगल, एंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज, मान लेते हैं 60 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। अब इससे हमें ये तो इंफॉर्मेशन दे दिया गया कि मान लो ये हमारा वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, दोनों का यूनिट, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 यूनिट्स, ये भी 2 यूनिट्स, ये भी 2 यूनिट्स, दोनों के बीच का एंगल कितना है, ए और बी के बीच का एंगल 60 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है, देखते हैं, ये बना देता हूं फिर से। पहले पार्ट में हमसे बोला गया फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब ध्यान रखना बच्चों, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड करने का क्या मतलब है, किसी भी वेक्टर में हमें क्या क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अगर हमें फाइंड करने बोला जा रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका क्या मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, क्या क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए कि कितना है, और इसका डायरेक्शन भी चाहिए कितना है। ये कैसे फाइंड करते हैं हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, देखते हैं। ये रहा हमारा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इक्वल थोड़ा दिखना चाहिए।
वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है 2 यूनिट्स। कहीं पे यहां पे लिख लेते हैं, इसका भी मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स और बी का भी मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स। फाइंड क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मतलब रिजल्टेंट फाइंड करना है दोनों का। मान लो यहां कहीं पे ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड करना है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो पहले तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो फाइंड कर लेते हैं, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री गिवन है हमारे पास, मतलब थीटा हमें पता है। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड पहले फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होगा, कैसे फाइंड करते हैं तुम्हें पता है, रिजल्टेंट वेक्टर जो a प्लस बी है, वेक्टर a प्लस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a का मैग्नीट्यूड पता है, b का मैग्नीट्यूड पता है, cos थीटा, थीटा का वैल्यू पता है 60, रख लो सारा वैल्यू। a क्या हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर भी 4 प्लस 2 into 2 cos थीटा, cos 60, थीटा की जगह 60 क्या हो गया 8 प्लस ये कितना हो गया, ये भी 8, और ये cos 60 का वैल्यू क्या होता है ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। कितना आ गया देखो तो 8 प्लस 8 into 1/2 दैट इज 4, तो ये आ गया अंडर रूट 12, या तुम इसे लिख सकते हो 2√3, दैट्स इट। इतना यूनिट तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी चाहिए डायरेक्शन भी चाहिए, ये वेक्टर के लिए, रिजल्टेंट वेक्टर के लिए। तो डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, तुम्हें ये चीज पता है पहले से, ये थोड़ा हटा देता हूं मैं। डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये इस वेक्टर के साथ एंगल कितना बना रहा है, इसके लिए भी हमारे पास एक्सप्रेशन है जो हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था। क्या करते थे इसके लिए, क्या करते थे, ये जो हमारा एंगल मान लो ये अल्फा, तो tan अल्फा मतलब डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ये अल्फा फाइंड कर रही है, एंगल फाइंड कर रहे हैं हम कि ये जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है ये इसके साथ वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये जो हमारा बेस दिख रहा है हमें। तो tan अल्फा कितना होता है b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। अब देखो बच्चों इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सा एक चीज हम डिस्कस कर ले रहे हैं। ये लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर b यहां गिवन है यहां a गिवन है, तो हम सोचेंगे कैसे कि b कौन सा है a कौन सा है। अगर ऐसे लिख दें कि ये b और ये a, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये b कौन सा है और ये a कौन सा है ये समझो। यहां पे जो हमें a दिख रहा है, मैग्नीट्यूड जो a दिख रहा है, वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड a दिख रहा है, ये कौन सा वेक्टर है जिसके साथ एंगल बन रहा है, मतलब ये जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है जिसके साथ एंगल बन रहा है। समझो ये हमने क्या लिया था वेक्टर a, ये लिया था वेक्टर b, कुछ भी दिया रहे, यहां वेक्टर c, यहां वेक्टर d, यहां वेक्टर u, यहां वेक्टर v, कुछ भी दिया रहे, उससे हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये b sin थीटा हम ले रहे, तो यहां पे ये b कहां से है, कौन सा है ये b, ये तुम पहले a के बारे में फाइंड आउट कर लो कि a यहां पे जो हमने लिखा है ये a कौन सा a है। हम कैसे समझेंगे कि a किसको लेना है, a किसको लेंगे, ये वेक्टर a है जिसके साथ ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है एंगल बना रहा है, सिंपल। तो इस एक्सप्रेशन में जो ये b आ रहा है या जो a आ रहा है ये हम आसानी से समझ सकते हैं कि क्या है, ये a कौन सा है वेक्टर, जिस वेक्टर के साथ ये रिजल्टेंट वेक्टर एंगल बना रहा है। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर अल्फा किसके साथ बना रहा है एंगल, वेक्टर a के साथ। तो ये है हमारा a, उस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड यहां पे, और बचा हुआ जो b sin थीटा या b cos थीटा दिख रहा है वहां पे ये b कौन सा है, ये वाला वेक्टर है, या पैरेललोग्राम पूरा करें तो ये वाला वेक्टर। इट्स वेरी सिंपल, मतलब जिसके साथ एंगल बना रहा है रिजल्टेंट वेक्टर उस वेक्टर को हमने a बोला जो यहां पे है, और बचा हुआ ये दोनों b कौन सा वेक्टर है, ये दूसरा वाला वेक्टर, दैट्स इट। तो ये तो हमने इसका डायरेक्शन भी पता कर लिया, यहां से डायरेक्शन क्या हो जाएगा b, b का वैल्यू क्या है 2 यूनिट्स। sin थीटा, sin थीटा का मतलब थीटा का वैल्यू हमें पता है 60, ये अल्फा हमें फाइंड करना है, और थीटा पूरा कितना है, थीटा पूरा है 60 डिग्री, रख लेते हैं sin 60 बाय a का वैल्यू भी 2, वैसे ये कुछ भी हो सकता है, ये हमने थोड़ा अपने कन्वीनियंस के लिए 2 दोनों का वैल्यू लिया। ये क्या हो गया b का वैल्यू क्या है 2 cos 60, अब ये कितना आ गया
2 हम नीचे से कॉमन ले लें अगर 2 तो क्या हो जाएगा 2 और ये नीचे से जो कॉमन लिया 2 कैंसिल। sin 60 का वैल्यू क्या होगा, चलो एक स्टेप लिख ही देता हूं। sin 60 बाय 1 प्लस cos 60, क्योंकि 2 कॉमन लेके ऊपर वाले 2 से हट गया तो यहां क्या बचा 1 प्लस cos 60। sin 60 का वैल्यू यू नो अबाउट दैट √3/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2। cos 60 का वैल्यू 1/2, क्योंकि तुम्हें पता है कि sin का वैल्यू बढ़ता जाता है और cos का वैल्यू जैसे जैसे हम एंगल का मैग्नीट्यूड एंगल का वैल्यू बढ़ाते जाते हैं cos का वैल्यू डिक्रीज होते जाता है। तो कितना हो गया देखो तो √3/2 डिवाइडेड बाय ये 2 + 1 3/2 कितना आ गया, ये उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा कैंसिल हो गया, मतलब कितना बचा हमारे पास 2/3, मतलब ये कितना आ गया 1/√3। तो देखो तो tan अल्फा आ गया 1/√3 और तुम्हें 1/√3 का मतलब पता है tan का वैल्यू 1/√3 कब आता है, चलो एक लाइन बचा है वो यहां पे लिख देता हूं। tan अल्फा 1/√3 कितने का वैल्यू होता है, tan 30 का वैल्यू होता है क्या, 1/√3 tan 30 का वैल्यू होता है, तो 1/√3 की जगह tan 30 लिख दिया, मतलब अल्फा क्या आ गया 30 डिग्री, मतलब ये वैल्यू हमें पता चल गया। चलो यहां लिख देता हूं अल्फा का वैल्यू क्या आ गया 30 डिग्री, ये हटा देता हूं। मतलब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड भी पता चल गया और इसका डायरेक्शन क्या है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वेक्टर a, दैट्स इट। ये तो हो गया एडिशन का। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, ये पार्ट हटा दे रहा हूं मैं। अब देखते हैं कि अगर सब्ट्रैक्शन करना है वेक्टर्स का तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, अभी अभी हमने देखा था वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, ऐसा लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस फिर से तो माइनस ही हो जाएगा। तो ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड करने के लिए, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए वी शुड हैव द मैग्नीट्यूड ऑफ इट और इसका डायरेक्शन क्या है ये भी पता करना पड़ेगा, जो अभी एडिशन में किया था। देखते हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल हमें पता था 60 डिग्री। अब हम क्या करने वाले हैं, वेक्टर बी तो ये रहा, तो माइनस वेक्टर बी किधर होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये रहा हमारा माइनस वेक्टर बी, वेक्टर बी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में माइनस वेक्टर बी। ये थोड़ा स्ट्रेट दिखाते हैं। तो एज यू नो कि ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये 60 डिग्री है, तो ये बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल हमें पता चल गया, ये रहा माइनस वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का एंगल पता चल गया। तो अब हम वापस वही काम करने वाले हैं, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, क्योंकि अभी भी हम ऐड ही कर रहे हैं, ये माइनस देके कंफ्यूज नहीं होना, अभी भी हम ऐड ही कर रहे हैं, किसको किसको, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी को हम ऐड कर रहे हैं। तो ऐड अगर करेंगे तो ये मान लो ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। तो अब इस पैरेललोग्राम के लिए जो हम ये डायगोनल बनाएंगे, ये डायगोनल हमें क्या बताएगा, ये डायगोनल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायगोनल जो आएगा हमारा ये क्या होगा, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। मतलब इसे हम और क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। सिंपल, ये तो मैं अब समझ में आ गया हो, इसलिए ये पार्ट में हटा दे रहा हूं। तो हम पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करके ही वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड कर रहे हैं फिर से। तो ये हमारा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, तो इसका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तुम्हें पता है क्या करेंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए फिर वही काम किया जो एडिशन में करते थे। क्योंकि अभी भी डोंट बी कंफ्यूज, ये माइनस साइन देके कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार मैं बोल रहा हूं, अभी भी हम ऐड ही कर रहे हैं, तो हम पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन ही अप्लाई कर रहे हैं इसमें। तो हम ऐड किसे किसे कर रहे हैं, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी को ऐड कर रहे हैं। तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ऐड कर रहे हैं, इसलिए ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था इसके मैग्नीट्यूड के लिए, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंजिंग इसमें नहीं होगा। ये माइनस देख के डिसाइड नहीं करना है, ये प्लस देख के डिसाइड करना है कि ऐड कर रहे हैं किसको किसको, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी को। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस 2ab cos थीटा, ये मत सोचना, ये प्लस 2ab cos थीटा ही रहेगा, क्योंकि हम पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन ही अप्लाई किया हमने यहाँ पे। तो a स्क्वायर, a का मैग्नीट्यूड हमने क्या लिया था 2, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर b का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 into 2 into 2,
ए का भी वैल्यू भी, ए का भी वैल्यू 2 और बी का भी वैल्यू 2। cos थीटा मतलब cos 120। ये सब तुमने क्लास 9th में या 10th में सीखा होगा ट्रिगो में कि cos 120 को, ये यहाँ रफ में मैं कर दे रहा हूँ, cos 120 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। और cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये सब तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ तुमने। तो cos 90 प्लस थीटा मतलब ये 30 क्या हो गया, माइनस साइन थीटा मतलब माइनस साइन 30। और तुम्हें इसका वैल्यू पता है, साइन 30 का वैल्यू माइनस 1/2, तो ये क्या आ गया माइनस 1/2। cos 30 sin 30 का वैल्यू 1/2, तो ये आ गया माइनस 1/2। क्या हो गया ये 4 + 4 8 प्लस 2 × 2 × 2 मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाय cos 120 का वैल्यू हमें पता चल गया कितना है, माइनस 1/2। कितना है ये 8 माइनस ये कितना आ गया 4, मतलब कितना आ गया रिजल्ट 8 - 4 स्क्वायर रूट 4, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 2 यूनिट्स। दैट्स तो मतलब ये जो हमारा वेक्टर है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 2 यूनिट्स। और डायरेक्शन पता करने के लिए तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना होगा, फिर से वही काम करोगे। मतलब ये वेक्टर इस वेक्टर a के साथ कितना एंगल बना रहा है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये एंगल पता करना होगा कि ये जो वेक्टर हमारा ये रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर a माइनस वेक्टर b है, ये इस वाले वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा, कितना एंगल बनाएगा तुम पता कर सकते हो, कर लो इसे। tan अल्फा ये आ गया एंगल अल्फा, तो ये किसके इक्वल होगा, फिर से भाई b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि b कौन सा लेना है, a कौन सा लेना है। a पहले तुम a के बारे में सोच लेना कि a कौन सा है, a कौन सा है जिसके साथ ये एंगल बना रहा है। इसके जगह वैल्यू कुछ भी रहे, u v x y z कुछ भी दिया रहे, तुम ये समझ जाओ कि ये a हमारा कौन सा है, इसके जगह क्या वैल्यू रखेंगे, इसके जगह इसका वैल्यू रखेंगे जिसके साथ ये रिजल्टेंट वेक्टर एंगल बना रहा है। किसके साथ ये वेक्टर एंगल बना रहा है, इसके साथ। तो इसका मैग्नीट्यूड पता है ना, b का मैग्नीट्यूड 2 sin थीटा, थीटा मतलब sin 120 बाय a का वैल्यू भी 2 है, लकीली कुछ भी हो हम ले सकते हैं दूसरा वैल्यू। b का वैल्यू 2 cos 120 2 sin 120 का वैल्यू क्या होगा, sin 120 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 प्लस 30, तो sin चेंज होता है cos में, तो ये क्या हो जाएगा cos 30। cos 30 का वैल्यू तुम्हें पता है, दैट इज √3/2 डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया 2 + 2 cos 120 का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, कितना है -1/2। कितना आ गया ये देखो तो 2 और 2 यहां से कैंसिल, इधर लिखता हूं tan अल्फा का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास √3/2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या 2 - 1, √3 यहां बचा और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचा 2, यहां क्या बचा -1, मतलब √3 आ गया। अब तुम्हें पता है कि √3 tan के लिए किसका वैल्यू √3 होता है, किसका वैल्यू होता है, इसको कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ लास्ट स्टेप है, ये लिख देता हूं tan अल्फा किसके इक्वल, √3 का वैल्यू कब होता है tan में, tan 60 के लिए, या tan π/3 लिख सकते हो। मतलब अल्फा का वैल्यू क्या आ गया 60, मतलब ये जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर a माइनस वेक्टर b है, ये कितना एंगल बना रहा है इस वेक्टर a के साथ 60 डिग्री। तो हमें दोनों चीज पता चल गया, इसका मैग्नीट्यूड भी पता चल गया और इसका डायरेक्शन भी पता चल गया कि ये जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, ये वेक्टर a के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। दैट्स इट। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल गेट टू नो अबाउट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन का मतलब सिंपल कि हम उसे उसके अलग अलग कंपोनेंट्स में, अलग अलग पार्ट्स में तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे।